तो समझना आपको बड़े ध्यान से और बड़े प्यार के साथ दिल लगा के। हाथी ने दांत लगाया तो किसका बोलोगे? हाथी का दांत है। इंसान द्वारा लगाया गया दांत, इंसान का दांत। अब भाग के द्वारा लगाया गया दांत, भाग का दांत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन मींस बिलियन की सेकंड क्लास। तो क्या था, हमने एक क्लास ऑलरेडी इसकी कर ली थी, आज हम करेंगे इसकी सेकंड क्लास। और हमारा टारगेट है कि हर चैप्टर को हम 2 लेक्चर में उसके आर्टिकल को कंप्लीट करा दें और 1 लेक्चर में हम कंप्लीट उसके न्यूमेरिकल करा दें। इसका मींस 3 लेक्चर में हम कंप्लीट एक चैप्टर को करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो कल कराया था वो सब समझ आ गया, एक बार रिवाइज करा दूं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आप 1 बाय 1 करेंगे। पहले क्या था, देखो पहले पढ़ा था आपने क्या, पहले पढ़ा था आपने बिलियन के बारे में। बिलियन किसे बोलते हैं और इस बिलियन की सांद्रताओं के बारे में। क्या तनु बिलियन किसे कहते हैं, सांद्र बिलियन किसे कहते हैं, संतृप्त बिलियन किसे कहते हैं। फिर आपने देखा था क्या, विलेयता देखी थी, सॉल्युबिलिटी देखी थी कि विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। फिर उसके बाद देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या थे, फिर आपने वो देखा था। फिर आपने देखा था उसके बाद देखा था आपने बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, कि बिलियन की सांद्रता हम किन किन टाइप से बताते हैं। और मैंने बताया था बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों का मीन्स होता है कि हम बताना चाह रहे हैं कि बिलियन में कितनी मात्रा विलेय की है, सॉल्यूट की है। तो फिर हमने ये देखा था क्या, हमने फिजिकल देखी थी और केमिकल देखी थी। फिर हमने क्या किया था, इनको कंप्लीट कर लिया था 1 बाय 1। फिर क्या किया था, हमने इसको 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ तक का पोर्शन हमारा कल हो गया था। अब इससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज करेंगे हम इससे आगे। आज के टॉपिक को समझने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे की जितनी भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी थ्योरियां हैं, वो किससे रिलेटिव है, वेपर प्रेशर से रिलेटिव है, मतलब वाष्प दाब से रिलेटिव है। अगर वाष्प दाब समझ नहीं आया तो आगे का जितना भी चैप्टर है आपके समझ नहीं आएगा। तो इसको समझना आपको बड़े ध्यान से और बड़े प्यार के साथ दिल लगा के। देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो पहले आता है वाष्प दाब क्या है, वेपर प्रेशर क्या है। तो आपको पता है आपके पास 2 तरह के पदार्थ होते हैं, ध्यान से समझना। मैं बहुत ही आराम से स्लोली आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। आपको पता है हमारे पास 2 तरह के पदार्थ होते हैं। किसी को पदार्थ में तो डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। 2 तरह के पदार्थ होते हैं, एक होते हैं वाष्पशील और एक होते हैं अवाष्पशील। वाष्पशील को बोलते हैं वोलेटाइल और अवाष्पशील को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। क्लियर है? क्या होता है वाष्पशील का मतलब होता है कि जिसमें क्या बनता है, वेपर्स बनते हैं, वाष्प बनती है, उसे वाष्पशील कहते हैं। जिसमें भाप, जनरल भाषा में बोले तो जिसमें भाप बनती है उसको वाष्पशील बोलते हैं, जिसमें भाप नहीं बनती है उसे अवाष्पशील बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत? जैसे फॉर एग्जांपल समझे हम रेत को आप गर्म करें तो क्या रेत भाप बनाएगी, वाष्प बनाएगी, स्टीम बनाएगी? नहीं ना। तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील। पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा, पानी क्या बनाएगा, भाप बनाएगा, वाष्प बनाएगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम वाष्पशील वोलेटाइल। क्लियर? अब वाष्प दाब होता है क्या, जैसे मान लो दाब तो पता है ना सबको, किसी सरफेस पे लगाया गया परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। प्रेशर क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। क्या है प्रेशर? किसी सरफेस पे लगाया गया परपेंडिकुलर मतलब लंबवत बल को हम क्या बोल देते हैं, दाब बोल देते हैं, प्रेशर बोल देते हैं। अब स्टार्ट करें। देखो क्या है, पदार्थ तो समझ गए कितने तरह के होते हैं, वोलेटाइल। अब क्या होगा, वाष्प दाब होता है क्या, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक इस तरह का सिस्टम लगाया, इसमें हमने पानी को भर दिया, मतलब वाटर को इसमें भर दिया, है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, H2O। अब आपको पता है H2O क्या है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल है। वाष्पशील है। वाष्पशील देखो सिंपल भाषा में समझो,
बाष्प का मीन्स होता है भाप, वाष्पशील का मतलब होता है जो भाप बनाता है। तो क्या है, ये वाष्पशील है तो भाप बनाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करोगे, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो इसमें से स्टीम बनेगी, इसमें भाप बनेगी। क्या बनेगी, भाप बनेगी, भाप बनेगी ना। अब जब वो भाप बनेगी तो भाप क्या करेगी, दाब लगाएगी, तो उसे क्या बोलोगे, भाप का प्रेशर दाब, कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। लेकिन हम इसको प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, ये समझने वाली बात है। जैसे मान लो हाथी द्वारा लगाया गया दाब, हाथी ने दाब लगाया तो किसका बोलोगे, हाथी का दाब है। इंसान द्वारा लगाया गया दाब, इंसान का दाब। अब भाप के द्वारा लगाया गया दाब, भाप का दाब, वाष्प का दाब, सिंपल है ना। तो वाष्प दाब लगा रही है तो हम ये बोलेंगे ये वाष्प का दाब है, मीन्स वाष्प द्वारा लगाया गया दाब है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अगर हम इस तरह से गर्म करें, से इस टाइम पे गर्म करें तो क्या करेगी, वाष्प बनेगी। तो वाष्प का मीन्स समझते हो, वाष्प का मीन्स ये होता है कि इसमें क्या होंगे, H2 के अणु होंगे, इस तरह से क्या होंगे, H2O के अणु होंगे, पूरे सॉल्यूशन में H2O के अणु होंगे, ऐसे तो होते हैं, पूरे सॉल्यूशन में H2O के अणु होंगे। क्या करोगे, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, जो सरफेस वाले अणु हैं, कौन से अणु, जो सरफेस वाले अणु हैं वो हल्के होकर ऊपर उड़ जाते हैं। इसका मीन्स इस टाइम क्या है, ये लिक्विड है, द्रव है, क्या है, इस टाइम लिक्विड है, द्रव है। जैसे ही आप गर्म करोगे तो इसके जो ये सरफेस वाले अणु हैं ये हल्के होकर उड़ जाते हैं, मीन्स गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाष्प क्या है, वाष्प क्या है, H2O जल क्या है, जल द्रव है, लिक्विड है, लेकिन इसकी वाष्प जो भाप है वो क्या है, गैस है। तो बात समझ रहे हो, वाष्प बनती कैसे, ये जो सरफेस वाले अणु होते हैं ये उड़ जाते हैं, मीन्स ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इस तरह से आपने इसको बंद नहीं किया तो ये प्रेशर नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि जैसे ही वाष्प बनेगी भाप ये बाहर निकल जाएगी, जब भाप बाहर निकल जाएगी तो प्रेशर थोड़ी लगाएगी, नहीं ना। तो ये था ओपन, ये ओपन था। अगर हम इसको क्लोज कर दें, क्या कर दें, इसको क्लोज कर दे, बंद कर दे। अगर हमने इसको क्लोज कर दिया, पॉइंट तो समझ आ रहे हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या किया, इस बार इसको क्लोज कर दिया, क्लोज किया। अब हमने क्या किया, इस तरह से ये हो गया। अब हमने इसमें H2O लिया H2O, फिर इसको हीट किया, क्या किया, इसको हीट किया। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे इसके अणु गैस में कन्वर्ट होके, भाप में कन्वर्ट होके ऊपर उड़ेंगे, मींस स्टीम बनेगी, वाष्प बनेगी। जब ये वाष्प बनेगी तो अब तो ये बाहर नहीं जा सकते ना, तो ये ऊपर उठेंगे, ऊपर उठे तो क्या होगा, यहाँ के सरफेस वाले अणु किस में चेंज हो रहे हैं, स्टीम में, भाप में चेंज हो रहे हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से उड़ते रहेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाएंगे। दो कंडीशन यहाँ पे लगातार चलती रहेंगी। क्या होगा, आपने देखा होगा जैसे प्लेट होती है, खाना बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि प्लेट के नीचे पानी की बूंदें भी बन जाती है ना। तो जैसे ये भाप जाएगी तो यहाँ पे क्या होगी, ये स्टीम यहाँ पे टकराएगी, सीधी बात है। जब टकराएगी तो क्या होगा, इससे ये आपस में जो मॉलिक्यूल से जुड़ के वापस लिक्विड बनाएंगे, नीचे आएंगे। तो इस तरह से कंडीशन चलती रहेगी कि पानी से वाष्प बनती रहेगी और वाष्प से भाप से पानी बनता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि यहाँ पे जितने अणु ऊपर जा रहे हैं भाप में बदल रहे हैं, इतने ही अणु जल में बदलेंगे, उसे कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मीन्स होता है इक्विलिब्रियम हो जाता है। इसका मीन्स होता है कि जितना काम इस साइड से हुआ इतना काम इस साइड से। यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो द्रव किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, गैस में बदल रहा है ना, और गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, द्रव में। तो किस कंडीशन में, अगर मान लो 10 अणु क्या हुए, गैस में कन्वर्ट हुए, तो फिर गैस के 10 अणु किस में कन्वर्ट होंगे, द्रव में। तो इसको बोलते हैं साम्य अवस्था होते हैं। जब ये वापस आएंगे तो क्या होगा, इसकी लेयर पे क्या लगाएंगे,
खुद सोचो, प्रेशर नहीं लगाएंगे, भाप प्रेशर नहीं लगाएगी, तो जो प्रेशर ये लगाती है भाप इसकी लेयर पे, पानी की लेयर पे, उसी बोलते हैं हम वाष्प दाब। कोई दिक्कत नहीं ना? कि यहाँ पे क्या होगा, ये स्टीम बनी, स्टीम बनने के बाद क्या होगा, स्टीम इसकी सतह पे क्या लगाएगी, प्रेशर। आपको पता नहीं है, जब बहुत सी भाप इसमें हो जाएगी ना भाप, तो क्या करेगी, ये पानी की सतह पर प्रेशर मारेगी ना, तो उसी कहते हैं वाष्प दाब। आप तो सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि जो भाप बनेगी और भाप बनकर जो दाब लगाएगी उसे वाष्प दाब कहते हैं। 12th वालों के लिए, अगर 12th वाले बच्चे हैं वो बस इतना समझ लें, जो भाप बनती है, जो नीट और जेईई वाले हैं उन्हें तो गहराई से समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। उन्हें तो ये समझना पड़ेगा भाई यहाँ से क्या होती, भाप बनी, भाप बन गई तो बाहर तो नहीं जा सकती, वापस नीचे आएगी और क्या करेगी, वो द्रव की ऊपर वाली सतह पे क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, उसको बोलते हैं वाष्प दाब। लेकिन 12th वाले को बस इतना समझ लेना है कि यहाँ पे क्या होता है, भाप बनती है और भाप क्या लगाती है, एक प्रेशर लगाती है, उसे क्या बोलते हैं, भाप का दाब, वाष्प दाब। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना? तो वाष्प दाब समझ आ गया, क्या होता है वाष्प दाब? नॉन वॉलेटाइल होगा तो क्या वाष्प दाब होगा, नहीं होगा। अब आगे वाले कॉन्सेप्ट हमारे इसी पे डिपेंड है, वाष्प दाब क्या होगा, कभी वाष्प दाब डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हम उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये समझ आ गया वाष्प दाब, किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब देखो एक चीज और समझनी है आपको कि यहाँ पे हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे ओनली कितने कंपोनेंट्स के लेते हैं, कितने घटकों का बनाते हैं, ओनली 2 का बनाते हैं, ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। यहाँ से लेके नीट जेईई में भी ज्यादा नहीं आते, तो हम क्यों टेंशन लें, 2 ही का बनाते हैं। एक माना हमने ए और एक माना हमने बी। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, आप जब न्यूमेरिकल करते हैं, जब आप फॉर्मूले करते हैं, वहां पे बड़ा डाउट होता है कि किसी ने तो मान लिया ए, किसी ने मान लिया बी, किसी ने मान लिया विलय, किसी ने मान लिया विलायक, तो हम फॉर्मूला कैसे लिखें? बात समझ आ रही है? आप देखो समझने का तरीका देखो, यहाँ पे अगर ए को ए माना, इसको ए माना, इसको बी माना, दोनों को मिक्स किया, होमोजीनियस मिक्सचर आपने बना लिया, उसको क्या बोल देंगे आप, विलयन बोल देंगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर इसको आपने ए माना है, इसको आपने बी माना है, तो इसके सब कुछ को, चाहे इसका क्या है, चाहे इसके मोलों की संख्या है, चाहे इसका भार है, ठीक है, चाहे इसका अणु भार है, आप क्या कैसे लिखा देंगे, एन ए डब्ल्यू ए एम ए। समझ आ गया? बी का जो दिखाएंगे, जो भी दिखाएंगे, चाहे वेट दिखाएंगे तो क्या नंबर ऑफ मोल दिखाएंगे, तो एन बी डब्ल्यू वी और एम ए। मॉलिक्यूलर वेट अणुभार दिखाएंगे तो एम बी। कोई दिक्कत? आप देखो मैं 2 तरह से अगर शो कर देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर आपने एक को मान लिया विलय सॉल्यूट, एक को क्या माना, विलय माना, सॉल्यूट माना, और एक को माना आपने विलायक माना, सॉल्वेंट माना, तो अब आप इसके जितने भी आप सिंबल शो करेंगे सब स्मॉल बनाएंगे, और इसके जितने भी सिंबल शो करेंगे वो कैपिटल बनाएंगे। जैसे इसके नंबर ऑफ मोल्स को हम शो करेंगे स्मॉल एन से, इसके वेट को शो करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से, और इसके मॉलिक्यूलर वेट को शो करेंगे स्मॉल एम से। इसके सबको कैपिटल से शो करना है, इसके नंबर ऑफ मोल को शो करेंगे कैपिटल एन से, डब्ल्यू को कैपिटल डब्ल्यू से, एम को कैपिटल एम से। इसमें दिक्कतें आती हैं आपको जब हम चीजों को करते हैं। अब मैं बोलूंगा कि अगर ए और बी माना है तो आप ऐसे दिखा दो, और आपने विलय माना है तो आप ऐसे दिखा दो, आपको जो अच्छा लगे। वैसे मेरी नजर में ये वाला काम अच्छा रहता है, ठीक है, आगे आपकी मर्जी। किसी को दिक्कत तो नहीं है? पार्शियल प्रेशर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप देखो होता क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर को किसी की डिफाइन कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो हम आगे देखने वाले। क्लियर? अब आता है हमारा अब समझना है पहला पॉइंट आपको, क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या होता है, क्योंकि 2-4 पॉइंट मैंने बोला ना, क्वथनांक, हिमांक, वाष्प दाब,
अगर आपको ये 3 टॉपिक समझ नहीं आएंगे तो आप अगले पोर्शन को इस चैप्टर के कर नहीं सकते। तो बात दाब समझ लिया। 12th वाले को इतना याद करना है, भाप एक दाब लगाती है उसे भाप का दाब या बाष्प दाब कहते हैं। बात खत्म। क्वथनांक क्या है? देखो क्या है क्वथनांक का मीन्स होता है सिंपल भाषा में, अब देखो बाष्प दाब आपने पढ़ लिया, हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपने क्या किया था, आपने ऐसे लिया था बीकर और इसमें कोई लिक्विड था, कोई जल जरूरी नहीं है जल, कोई भी वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब कुछ भी ऐसा आप इसमें भर सकते हैं जो भाप बनाता है, लिक्विड लेना है आपको जो भाप बनाता है, सीधी सी बात है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या करोगे, आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो बाष्प दाब होगी वो क्या करेगी, प्रेशर को लगाएगी, बाष्प दाब लगाएगी ना, दाब लगाएगी। आप खुद सोचो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है, क्या है नॉर्मल कंडीशन में, हम सब पर वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो एक दाब लगाता है, क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट करता है सबके ऊपर, उसे मान लेते हैं हम 1 atm। कितना प्रेशर मान लेते हैं 1 atm। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो ये खुले इस तरह से रखा हुआ है, ये इस तरह से इसमें लिक्विड भरा और इस तरह से ये रखा है, तो सीधी सी बात है एटमॉस्फेयर इस पे एक प्रेशर जनरेट कर रहा है, और कितने का जनरेट कर रहा है 1 atm कर रहा है जनरेट। क्लियर समझ में आती है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे ऊपर भी क्या है 1 atm का प्रेशर जनरेट है इस टाइम भी, किसी को कोई दिक्कत? अब क्या होगा, जैसे क्या होगा आपको पता है सिंपल भाषा में, ऐसा तो है नहीं कि आप इसे 1000 पे गर्म कर दोगे डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं होता। पहले क्या करोगे आप 0 पे गर्म करोगे, 0 होगा, फिर पता चला 10 का टेम्परेचर कर दिया इसका, फिर पता 20 का। आप इतने तो समझदार हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, और जैसे जैसे हीट बढ़ेगी भाप ज्यादा निकलेगी। बात समझ आ रही है? पता चला हमारे 10 के टेम्परेचर पर ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऊपर भाप बने, बाष्प बने, तो 2 ने दाब लगाया। 20 पे गर्म किया तो मैंने माना 4 उड़े या 8 उड़े, 8 उड़े, समझो यहाँ पे बहुत डार्कली। यहाँ पे 10 पे गर्म किया तो मैंने मान लिया कि 5 मॉलिक्यूल्स भाप बने, बाष्प में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए, तो 5 ने प्रेशर लगाया होगा ना। 20 पे गर्म करा तो हमने मान लिया 10 ने प्रेशर, 10 मॉलिक्यूल ऊपर गए, 10 ने प्रेशर लगाया, तो हमारे माइंड में क्लियर हो गया जैसे जैसे आप टेम्परेचर लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे भाप की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, और जब भाप की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। खुद सोचो, एक जगह 10 इंसान दाब लगा रहे हैं, फिर दूसरी जगह 20 इंसान दाब लगा रहे हैं, तीसरी जगह 30 लगा रहे हैं, तो दाब किसका ज्यादा होगा, 30 का ज्यादा होगा। बात क्लियर समझ आ रही है? तो जैसे जैसे आप प्रेशर नहीं, जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा बाष्प का। कोई दिक्कत? तो बढ़ाते गए जब इस बाष्प का, यहाँ पे जो भाप है बाष्प है, जब इस बाष्प का प्रेशर इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है जिस टेम्परेचर पर, उसको बोल देते हैं क्वथनांक। बात समझ आ रही है? जल के लिए जब हम इसे 100 सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं, कितने पर 100 सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पे बाष्प का दाब 1 atm हो जाता है। कितना हो जाता है 1 atm। अब ये दाब किसके दाब के बराबर हो गया, एटमॉस्फेयर के दाब के बराबर हो गया, तो इसी टेम्परेचर को आप बोल दोगे क्वथनांक। तो क्वथनांक कोई नई चीज थोड़ी है, टेम्परेचर ही है, लेकिन कौन सा टेम्परेचर है, जिस पर इसका बाष्प का दाब 1 atm हो गया, मतलब वायुमंडल दाब के बराबर हो। तो क्वथनांक क्या है, टेम्परेचर। जैसे है तो इंसान, लेकिन उसने मेडिकल कोर्स कर लिया तो उसे क्या बोलते हैं, डॉक्टर, तो कंडीशन के हिसाब से नाम चेंज हो जाते हैं। किसी ने टेक्नीशियन में चला गया तो वो उसे बोल देते हैं इंजीनियर, हम बोल देते हैं ना। तो है तो ये टेम्परेचर ही, लेकिन इसका नाम हमने क्या रख दिया, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? क्वथनांक किसे कहते हैं, बहताप, बहताप बोला है ना, क्योंकि ताप भी तो है ये, जिस पर क्या हो जाए बाष्प का दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, उसको क्वथनांक कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर जनरेट करता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो सतह पे उसने लिखा है वह ताप जिस पर
द्रव के भीतर बाष्पदाब, द्रव के भीतर बाष्पदाब है ना, यहाँ पे दाब क्या होगा, द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडल दाब के बराबर होता है ना, क्योंकि देखो वायुमंडल ने द्रव की सतह पर कितना दाब जनरेट किया, 180 एम किया ना, और वाष्प का दाब भी कितना है, 180 एम। तो इस टेम्परेचर को क्या बोल दिया, बाष्पदाब। सीधी सी बात लिखी है यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर विद इन ए लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और सिंपल भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं, वह ताप जिस पर वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है उसको हम क्वथनांक बोलते हैं। ये और भी इजी रहेगा। आगे चले, अब आता है इसी तरह से हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया, अब देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अभी क्या किया था हमने, अभी क्या किया था, क्वथनांक में क्या कर रहे थे हम भाई क्वथनांक में लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे थे। अरे नहीं समझ आया, वाष्प क्या है, भाप क्या है, गैस, वाष्प क्या है, गैस है, और हमारे पास क्या था, लिक्विड। आपको ये तो पता होगा कि हमारे पास 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव की कितनी अवस्थाएं हैं, द्रव की 3 अवस्थाएं। द्रव की 3 कंडीशन में द्रव रहता है। अवस्थाओं का मतलब होता है ये इंसान इतनी तरह से रह सकता है। जैसे मान लो कि मेरी 2 कंडीशन है, एक फैमिली में फैमिली मेंबर की तरह रहता हूं मैं, यहाँ पे टीचर की तरह रहता हूँ, तो मैं 2 तरह से अपने आप को एडजस्ट कर रहा हूँ ना। तो इसी तरह से द्रव क्या होता है, 3 तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है। वो द्रव कंडीशन में भी रह सकता है, वो गैस कंडीशन में भी रह सकता है, वो ठोस सॉलिड कंडीशन में भी रह सकता है। तो द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है, मेरा टारगेट है एक एक पॉइंट को क्लियर कराना, एक एक पॉइंट को, कि आप क्लास देखें और आपके वो चीजें ना माइंड में उतर जाए, आपको याद नहीं करना पड़े। कितनी कंडीशन होती है द्रव की, 3 कंडीशन होती है। द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड की कितनी कंडीशन होती है, ठोस, एक ठोस मान लो, पहले किसी को भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। ठोस मीन्स सॉलिड, और ठोस, द्रव, लिक्विड एंड गैस, गैस होती है। क्या होती है, गैस को गैस ही बोलते हैं इंग्लिश में। 3 कंडीशन होती है। अभी क्वथनांक में आप क्या कर रहे थे, क्वथनांक में आपके पास द्रव था, द्रव से आप भाप बना रहे थे, और भाप क्या थी, गैस थी। तो इसका मीन्स क्वथनांक में आपने द्रव को किसमें कन्वर्ट किया, गैस में कन्वर्ट किया। कोई दिक्कत, पहला इसे बोले थे हम बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे डिफाइन किया था हमने BP। कोई दिक्कत यहाँ पे। आगे देखो क्या करना है, आगे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे द्रव को कन्वर्ट करना है, और किससे कन्वर्ट किया था आपने, टेम्परेचर से। टेम्परेचर बदल दिया था आपने, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, द्रव से गैस में कन्वर्ट हो गया था। और जिस टेम्परेचर पे वो द्रव से गैस में कन्वर्ट हो गया था, उसी को आपने बोल दिया था बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे द्रव को किस में कन्वर्ट करना है, ठोस में। किस में कन्वर्ट करना है, ठोस में। और जिस टेम्परेचर पर द्रव ठोस में कन्वर्ट हो गया, उसी टेम्परेचर को बोल दोगे आप क्या, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वथनांक भी क्या है, ताप ही तो है, हिमांक भी क्या है, ताप ही तो है, मतलब दोनों क्या है, ताप है, लेकिन वाई कंडीशन इनका नाम अलग अलग रख दिया। ऐसा ताप जिस पर द्रव किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, तो इसको बोल दिया हमने क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिसमें द्रव किस में कन्वर्ट हो गया, ठोस में, तो इसको बोल दिया हमने फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। है तो दोनों टेम्परेचर ही, पॉइंट एक एक क्लियर है। चलें आगे, देखो लिख रखा है, वह ताप जिस पर कोई तरल मतलब लिक्विड ठोस में बदल जाता है, हिमांक कहलाता है। क्या, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू ए सॉलिड इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। सब चले आगे, ये थे हमारे बेसिक पॉइंट, ये थे इस चैप्टर को
इस टॉपिकों को समझने के लिए बेसिक पॉइंट, ये 3 पॉइंट क्लियर होंगे। अब आपका चैप्टर का मेन पोर्शन स्टार्ट हुआ है आज की लेक्चर का, समझ आया। अब देखो, अब हमें पढ़ना है क्या, अणु संख्या, विलयन के अणु संख्या गुण, क्योंकि हम सॉल्यूशन ही तो पढ़ रहे। क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उनको कहते हैं। पहली बात तो आपने देख लिया कि यहाँ पे रोल किसका है, मेन रोल किसका है। जिससे मूवी होती है ना, मूवी में कभी कभी कई हीरो होते हैं, लेकिन मेन हीरो एक ही होता है, बाकी साइड हीरो होते हैं, तो मेन तो उसी का रोल रहता है। यहाँ पे सॉल्यूशन वाली मूवी में क्या देखा आपने, 2 हीरो देखे, एक विलय सॉल्वेंट और एक विलायक। विलय देखा, सॉल्यूट देखा, और विलायक सॉल्वेंट देखा। मेन हीरो कौन सा है यहाँ पे, सॉल्यूट, विलय हीरो है। तो जो भी डिपेंड होगा मोस्टली चीजें वो किस पे डिपेंड करती हैं, विलय पे डिपेंड करती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिव पार्ट हमारा कौन सा होता है, विलय होता है, सॉल्यूट होता है, और नॉन रिएक्टिव पार्ट सॉल्वेंट होता है। जब वो कोई रिएक्ट ही नहीं करता तो उसको क्यों गिने हम। चलें, तो कॉलिगेटिव, तो ये तो क्लियर है कि हर प्रॉपर्टी किस पे मोस्टली डिपेंड कर रही है, सॉलिड पे, विलय पे। तो ये वाली प्रॉपर्टी ने भी कर लिया, तो कौन सी दिक्कत आ रही है। देखो कॉलिगेटिव, अब प्रॉपर्टी किसे बोलेंगे, कैसे ये डिपेंड करेगी विलय पे। अब यहाँ पे आपको समझना, देखो किस पे, माना एक चीज समझनी है आपको बड़ी डार्कली, कोरिलेशन निकालना। कोरिलेशन, आपने क्या किया, आपने ये लिया सॉल्यूशन, क्या लिया, आपकी मर्जी है, मोस्टली H2O क्यों ले रहा हूं मैं बार बार, आपको पता है H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब सबसे बेटर सॉल्वेंट जो है वो कौन है, H2O। तो हम H2O ही ना लें। अब देखो यहाँ पे कुछ भी आप इसमें डिसॉल्व कर सकते हो, खोल सकते हो कुछ भी। हमने ले लिया भाई यहाँ पे H2SO4 हमने इसमें डिसॉल्व किया। जब आपने डिसॉल्व किया, सीधी सी बात है, आपका बन के तैयार हो गया सॉल्यूशन। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। अब क्या होगा, आप देखो क्या है, आप ये चीजें पढ़ चुके हैं कि इस विलयन में विलय की मात्रा को, विलय की सांद्रता को, या विलयन की सांद्रता को, विलयन की सांद्रता का मीन्स भी क्या था, हम मेन मात्रा विलय की ही बता रहे थे। पीछे आप पढ़ चुके हैं ना, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद, उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसमें पढ़ा था कि इन टर्म्स में हम बस ये बताते हैं कि कितने विलयन में विलय की कितनी मात्रा है। तो हमने कितनी तरह से बताया था वहां पे एक तो बताया था जनरली कि कितने ग्राम घुला है, एक बताया था हमने कि कितने मोल घुले हैं। और मोल का मतलब मैंने क्या बताया था, मोल का मतलब होता है कितने अणु घुले हैं। अगर मान लो मैं बोलूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 के 5 मोल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन के अंदर 5 अणु H2SO4 के कितने अणु हैं, 5 अणु हैं। समझ में आ गया, मोल बोल दो या इसके अणुओं की संख्या बोल दो, बात एक ही है। तो हम अलग अलग स्टेप में बताया था, कल याद करो, तो हम इसकी मात्रा को अलग अलग स्टेप में बता सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि कितने अणु हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि कितनी इसकी मात्रा है, कितने ग्राम है, बता सकते हो ना। अगर मान लो कोई कण के फॉर्म में, कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं है, कण की फॉर्म में है। कण तो जानते हो, पार्टिकल की, जैसे मिट्टी है, मिट्टी के कण होते हैं, ना, पार्टिकल होते हैं उसके। तो ये थोड़ी बोलोगे कि इसके अणु इतने हैं, वो तो अणु के फॉर्म में होते नहीं, वो तो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, कण की। तो आप यही तो बोलोगे कितने कण हैं इसमें। तो हम कितनी तरह से बता सकते हैं, देखो विलय की क्वांटिटी को, एक तो कण की फॉर्म में बता सकते हैं कितने कण है, एक इस फॉर्म में बता सकते हैं कि कितने अणु इसमें घुले हैं, एक ये बता सकते हैं कि कितना ग्राम इसमें घुला है। क्लियर है माइंड में। अब देखो ये डिपेंड किस पे करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रियल में ये डिपेंड करती है इसकी मात्रा पे। मात्रा से ही हम मोलों का नंबर निकालते हैं। क्लियर है टॉपिक। अब देखो उसने बोला है क्या, उसने बोला है वे गुणधर्म होते हैं जो किसी विलयन में मौजूद विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर कण घुले हैं तो कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। और यहाँ पे हम दूसरी चीज क्या ले सकते हैं, अभी बताया था, अरे मात्रा, मात्रा बोल दो, लेकिन मात्रा यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, तो हम क्या लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। कण होंगे तो मात्रा भी तो होगी ना, कण होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी तो होंगे ना।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली हम दिखा मात्रा को ही रहे हैं। तो चाहे तो कण बोल दो, कितने कण बोले हैं इसमें, चाहे मॉलिक्यूल्स बोल दो, अणु बोल दो, अणु बोल दो, मतलब मॉलिक्यूल्स बोल दो, या आयन बोल दो। क्या बोल दो, आयन। मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया Cl माइनस आयन का। किसका बनाया मैंने सॉल्यूशन, Cl माइनस आयन का। किसमें करके कोई सॉल्वेंट ले लिया मैंने, उसमें Cl माइनस आयन बोल दिया, ये डाल दिया। तो जो भी आप डालोगे, कण डालोगे तो कणों की संख्या पे डिपेंड करेगा, अणु डालोगे तो अणुओं की संख्या पे डिपेंड करेगा, और आयन डालोगे तो आयनों की संख्या पे डिपेंड करेगा। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है। अब तो समझ आ गया ना। तो क्या वे गुणधर्म होते हैं जो विलयन में मौजूद विलय के कणों, या अणुओं या आयनों की संख्या पे निर्भर करते हैं। इसका मतलब जितने कण ज्यादा होंगे, अणु ज्यादा होंगे, आयन ज्यादा होंगे, ये प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होगी। दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ पे ये क्या बोला इसने बोला these are the properties which depend on the number of solute particles present in a solution। तो पार्टिकल्स भी बोल सकते हो आप, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, आयंस भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत। कौन कौन सी होती है, सीधी सी बात है, आपके सामने लिख रखी है। कौन कौन सी होती है, अणु संख्या गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितनी है हमारे पास, 4 है। एक है बास दाब का अपेक्षित अवनमन, बास दाब का अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वथनांक का उन्नयन, कौन सा, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है हमारा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टी है। ये चारों प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुणधर्म, जो किस पे डिपेंड करती है, इन पर, जो आप समझ चुके। चलें आगे। अब एक एक को हम पढ़ेंगे। समझ तो आगे 4 है, हम एक एक को 1 बाय 1 समझेंगे क्या है। पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी बास दाब का अपेक्षित अवनमन। पहले समझ लो रिलेटिव लोबरिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश से तो साफ साफ मीन्स निकल रहा है। रिलेटिव पहले आपने देखा, एक होता है हमारा बास दाब का अवनमन, एक होता है बास दाब का अपेक्षित अवनमन। आपेक्षिक का मतलब हम किसी से कंपेयर करके बता रहे हैं कितना कम हुआ। अवनमन का मीन्स होता है घटना। इंग्लिश में साफ साफ लिख रखा है क्या, लोबरिंग। लोबरिंग मीन्स लो होना, लोबरिंग मीन्स लो होना। और अवनमन हिंदी में देखो, अवनमन का मीन्स होता है घटना। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, दोनों पॉइंट समझ आ गए। तो पहले हम समझेंगे कि बास दाब का अवनमन क्या है, घटता कैसे है, और फिर हम समझेंगे कि आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। चलें, देखो यहाँ पे जैसे मान लो बास दाब का अवनमन कैसे होता है। अवनमन मीन्स घटना, लो होना। हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरह से इंस्ट्रूमेंट ले लिया कोई हमने, और इसमें कुछ भी ले लिया, वो लेंगे हम जो ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। ले कुछ भी सकते हो तुम, H2O ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्योर लेंगे। क्या लेंगे, प्योर। प्योर मीन्स कोई भी मिलावट उसमें नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो आपको बताया, ये जो फिनोमिना है ये तो किसका है, ओनली सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का है। इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, बास दाब कौन जनरेट करता है, ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो सीधी सी बात है, इसकी सरफेस पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरह से मॉलिक्यूल्स होंगे ना, कोई दिक्कत। मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, पूरे अंदर भी इसके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, अंदर भी मॉलिक्यूल्स 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 मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपको अभी पढ़ा है आपने कि बास दाब वेपर प्रेशर जो बनाते हैं ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब हमने क्या किया, इसको हीट किया, गर्म किया, यहाँ पे स्टीम बनी,
भाप बनी। तो कितने हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जनरली समझाने के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे और प्रेशर लगाएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स? 9 मॉलिक्यूल्स उठे और ऊपर प्रेशर लगाया। किसके मॉलिक्यूल्स है ये? H2O के, पानी के, किसी के भी हम ले सकते हैं। जो क्या होना चाहिए? वोलेटाइल्स होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। अब उन्होंने उठ के ऊपर क्या लगाया? उन्होंने उठ के प्रेशर लगाया। कितने लगा रहे हैं यहाँ पे प्रेशर? 9 मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत? इसके प्रेशर को दिखाते हैं, प्योर के प्रेशर को दिखाते हैं हम P0 से। P0 इसका प्योर प्रेशर आ गया। अब क्या हुआ? अब हमने कोई इसमें नॉन वोलेटाइल डाल दिया। क्या डाल दिया हमने? कोई नॉन वोलेटाइल डाल दिया। जब नॉन वोलेटाइल डालेंगे आप, तो आपको पता है, देखो नॉन वोलेटाइल डालोगे ना, तो आपको पता है सरफेस पे H2O के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे और नॉन वोलेटाइल जो आपने डिसॉल्व किया है, घोला है इसमें, उसके भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ पे भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन जब आपने नॉन वोलेटाइल इसमें डिसॉल्व किया, क्या? नॉन वोलेटाइल डिसॉल्व किया आपने, मतलब अवाष्पशील को घोला है, और इसमें ऑलरेडी क्या है? हमारा H2O है, और H2O क्या है आपको पता है? वोलेटाइल है, वाष्पशील है। जब आपने घोला है तो हमने देखा नॉन वोलेटाइल कुछ भी डाल दो, पत्थर डाल दो, पत्थर का इसमें थोड़े छोटे छोटे कण डाल दो, मिट्टी डाल दो, सब नॉन वोलेटाइल ही है ना। तो हमें पता चला कि इसमें यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल्स के पार्टिकल्स हैं वो कितने? 9 थे, तो इसमें 4 आ गए उसके। कितने आ गए? 4 उसके आ गए, 4 इसके, 4 आ गए इसके, 4 इसके आ गए ना। अब आपको पता है जैसे आप हीट करोगे तो यहाँ पे कितने प्रेशर लगाएंगे? कितने लगाएंगे? आपको पता है कि ये 4 तो वाष्प बनाएंगे नहीं, जब भाप बनाएंगे नहीं तो प्रेशर लगाएंगे नहीं। कितने लगा रहे हैं यहाँ पे? ओनली 5 ही लगा रहे हैं ना। तो प्रेशर घटा कि बढ़ा? घट गया, क्योंकि पहले यहाँ पे देखो कितने प्रेशर लगा रहे हैं? 9 लगा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स अणु लगा रहे हैं। यहाँ पे ओनली कितने लगा रहे हैं? 5 लगा रहे हैं। किसका प्रेशर ज्यादा होगा? उसका प्रेशर। तो पहले की कंपेयर में प्रेशर घटा कि बढ़ा? घटा ना। ये हमारा क्या बन गया? आपने चाहे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल को डिसॉल्व किया हुआ है, चाहे आपने वोलेटाइल को, बना तो सॉल्यूशन ही ना, बना तो मिक्सर ही ना, बना तो विलयन ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना हमारा? क्या बना? सॉल्यूशन बना ये। अब इसके प्रेशर को देखो, नॉट दिखाते हैं प्योर के प्रेशर को। अब ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसके प्रेशर को किससे दिखाओगे आप? PS से। किससे दिखाओगे? PS से। अब यहाँ पे खुद सोच के बताओ, P0 बड़ा होगा या PS बड़ा होगा? P0 बड़ा होगा, क्योंकि उसका P0 ज्यादा है। समझ लिया आपने? तो यहाँ पे क्या है? P0 ग्रेटर देन PS। क्लियर है? अब हम देखना चाह रहे हैं कितना डिक्रीज हुआ, तो कैसे निकालोगे आप घटा दोगे, लेस कर दोगे। माना ये पहला प्रेशर माना हमने कि 5 atm का आ रहा था, 5 atm का आ रहा था। अब हमने देखा कि ये 3 atm का आ रहा है, तो मैं पूछूं कितना डिक्रीज हो गया भाई? तो आप घटा के तो बताओगे। तो कितना डिक्रीज हो गया? डिक्रीज हो गया हमारा P0 माइनस PS, इतना डिक्रीज हुआ। तो इसी को बोलते हैं बाष्प का अवनमन, मतलब इतना बाष्प हमारा कम हो गया। इसको कैसे दिखा देंगे आप? डिफरेंट को किससे दिखा देते हैं? डेल्टा से। तो ये बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा P। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आपको निकालना है रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट। रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट मतलब अपेक्षिक अवनमन। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो प्योर वाले का है। मैंने बोला रिलेटिव का मीन्स होता है, रिलेटिव आपको पता है ना, रिलेटिव का मीन्स कोई रिलेशन। तो किसी से रिलेशन देखना है कि किसके कंपेयर में कितना। जैसे 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे के नंबर ज्यादा आए, एक के कम आए, तो आप बोलेंगे ना कि उसके कंपेयर में इसके 10% कम आए, तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव निकालना।
जैसे टोटल बच्चे कितने थे, 50 थे, उसमें से 10 पास हो गए, तो पूछू कि आप ये बताइए रिलेटिव परसेंटेज क्या रही, तो आप कैसे निकालोगे, जितने पास हुए हैं उनको ऊपर रख दोगे, मान ला 50 में से 10 पास हो गए, 40 फेल हो गए, है तो क्या करोगे, आप 10 को ऊपर लिख दोगे और 50 को नीचे लिख दोगे, ऐसे परसेंटेज निकालोगे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पास की परसेंटेज निकाल रहे हैं, किसके रिलेटिव, किसके कंपेयर में, टोटल के कंपेयर में। तो रिलेटिव का मीन्स होता है आप किसी के कंपेयर में जो चीज डिफाइन करते हैं, तो वो परसेंटेज ही होती है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितना डिक्रीज हुआ, किसके कंपेयर में, प्योर वाले के कंपेयर में। तो क्या करते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है ना, देखो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, टोटल बच्चों में से कितने बच्चे पास हुए, क्या परसेंटेज रही टोटल बच्चों से, तो टोटल जिससे कंपेयर की वो नीचे, टोटल ऊपर। तो आपको पता है डेल्टा पी कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और प्योर की कंपेयर कर रहे हो आप तो पी नॉट नीचे आ जाएगा। तो ये होता है आपका रिलेटिव वॉल्यूम पॉइंट। कोई दिक्कत, बाज दाब का अवनमन और आपेक्षिक अवनमन समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं हम बाज दाब का, ये क्या है हमारा, बाज दाब का अवनमन। क्या है ये, बाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। ये क्या है, लोअरिंग पॉइंट ऑफ वेपर प्रेशर, और ये है हमारा बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। शॉर्ट में लिख दो, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या है ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग पॉइंट ऑफ वेपर प्रेशर। दोनों चीज समझ आ गई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसका अभी आपको एक जगह और जरूरत पड़ेगी जब आप कुछ नियम पढ़ेंगे। समझ तो आ गया अच्छे से। आगे देखो, अब उसने क्या बोला है भाई, उसने बोला है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील नॉन वोलेटाइल क्या विलय को घोला जाता है तब उसका बाजदाब कम हो जाता है, इसे बाजदाब का अवनमन कहते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी लिखा है बाजदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, नहीं ना, बाजदाब का अवनमन कहते हैं, मीन्स कहते, एक मिनट बाजदाब का क्या कहते हैं, इसको अवनमन कहते हैं। अब बाजदाब का अवनमन हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। क्या लिखा है उसने, ये बोला है व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है, आगे चले अगले टॉपिक पे। दोनों समझ आ गए, रिलेटिव भी समझ आ गया और सिंपल वाला भी समझ आ गया बाजदाब। अब जब आपको रीजन पता चल जाएगा क्या है तो दिक्कत आएगी नहीं। आगे देखो, अब आता है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है, समझ तो आ गया, समझ आ गया ना। क्वथनांक का उन्नयन का मीन्स होता है, एलिवेशन का मीन्स होता है किसी चीज का बढ़ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वथनांक यहाँ पे बढ़ गया, और उन्नयन का मीन्स क्या होता है, देखो उन्नयन किसे बोलते हैं, उन्नयन किससे बना है, उन्नति से। उन्नति, उन्नयन करना मीन्स उन्नति करना, उन्नति करना मीन्स बढ़ना किसी चीज में, ठीक है। तो हमारा क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एक रिलेशन आपको देखना पड़ेगा, रिलेशन आपको देखना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे देखो कि हम देखने वाले क्वथनांक बढ़ा क्यों, कैसे। पहले उसने साफ साफ लिखा है कि किसी विलायक में कोई आवासशील विलय घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ गया ना, उसे क्या बोलते हैं, इसे क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। तो जितना बढ़ गया उसको क्या बोल दोगे आप, क्वथनांक का उन्नयन बोल दोगे। किसी को कोई दिक्कत, देखो बड़ा कैसे उसे समझ लो आप। जैसे मान लो प्योर था, जब प्योर था ना, प्योर था तो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट था, पी नॉट था, पढ़ा है भी आपने। जब क्या हुआ, जब आपने सॉल्यूशन बना दिया ना, तो इसका वेपर प्रेशर पीएस हो गया, अब देखने वाली बात यह है
कि इसका क्वथनांक क्या था, कम था, क्योंकि इसका क्वथनांक बड़ा है, उसने बोला क्वथनांक बढ़ जाता है। ये तो बोला है कि आप जब इसमें ये तो प्योर है, क्या है ये, प्योर है, तो जब प्योर है तो वेपर प्रेशर तो आपको पता है प्योर का ज्यादा होता है, और जब नॉन वोलेटाइल बोलते हैं उसका कम होता है। लेकिन क्वथनांक उल्टा हो रहा है, देखो जब आप क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील घोल है, नॉन वोलेटाइल घोल है, तो क्वथनांक बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे उल्टे है ना। आपको पता है यहाँ पे प्योर का तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्या है देखो, ज्यादा है पीएस से, लेकिन क्वथनांक किसका ज्यादा है, सॉल्यूशन का। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो इसका क्वथनांक टीएस है, टीएस है ना, और इसका क्वथनांक प्योर का टी नॉट है, टी नॉट है ना, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, उल्टा हो गया ना। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, एक दूसरे के क्या है ये, उल्टे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो करना कैसे, करना है कि भाई ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों। अब कुछ सोचो, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक क्या है भाई, इसको हीट करोगे ना आप, क्या करोगे, इसको हीट करोगे ना आप, और आपको यहाँ पे कितना प्रेशर जनरेट करना है, 1 atm जनरेट करना है ना, कितना करना है, 1 atm जनरेट करना है ना। जब प्योर था तो प्रेशर ज्यादा था, तो 1 atm जल्दी हो गया होगा। अरे कुछ सोचो, सिंपल भाषा में, यहाँ पे आप गर्म करके इसको क्या लाएंगे, 1 atm करना है, आपको पता है यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे, लगाएंगे ना, तो कम टेम्परेचर पर ही यहाँ पर एटीएम हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे ही गर्म करेंगे तो, नहीं समझ आया, नहीं आया। देखो हमको यहाँ पे 1 atm प्रेशर करना है, कितना एटीएम करना है, 1 atm। अब यहाँ पे आपको पता है, पुराना एग्जांपल उठा लो, यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 9 मॉलिक्यूल्स हैं। अब 9 मॉलिक्यूल्स को जब आप हीट करोगे तो 9 के 9 प्रेशर लगाएंगे, लगाएंगे ना, तो यहाँ पे इसको कम गर्म करना पड़ेगा, तब 1 atm हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं, तो 5 मॉलिक्यूल्स जब प्रेशर लगाएंगे तो इसे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना 1 atm करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ाना है अपनों को, करना तो है 1 atm, लेकिन प्रेशर लगाने वाले तो कम है ना, तो उन्हें ज्यादा बोलना पड़ेगा ना कि ज्यादा प्रेशर लगाओ। और प्रेशर कौन लगवा रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर लगाओगे इतना वाष्प भागेगी फास्टली, वाष्प फास्टली भागेगी तो प्रेशर फास्टली लगाएगी। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत, क्यों, क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भाई कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्योंकि 9 लगा रहे हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके 1 atm होगा। कुछ सोचो 4 इंसानों को एक काम करना है और एक जगह 9 को एक काम करना है, तो 9 आसानी से कर देंगे, लेकिन 4 को तो आपको लगातार चल कर कर तो जाके करेंगे, वो काम कौन कराता है, टेम्परेचर। अब देखो क्या होगा, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते, इससे क्या आते हैं, अपने क्वेश्चन आते। यहाँ पे आपको निकालना है इसको, तो आपको एक चीज तो पता है ना कि हम लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को लेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है टी एस ग्रेटर देन टी नॉट, मतलब जो सॉल्यूशन है उसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो बड़ा है और प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे आपको देखना है कितना ये कम हुआ, कितना कम हुआ, तो कैसे निकालोगे आप, टी एस माइनस के टी नॉट, यही तो पूछा है उसने, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो ये हो गया ना ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी भी लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट के लिए यूज कर लेते हैं। अब ये होता किसके इक्वल है, ये होता है हमारा इक्वल, इसको बोल देते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम V, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये M इंटू के बी, इसका फॉर्मूला होता है, बताओ मुझे, समझ आया,
क्योंकि इस पे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। क्या आते हैं इस टॉपिक पे, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले से निकालोगे, इससे। ये क्या है यहाँ पे आपको पता है कि है कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर देखें तो सिंपल भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा टी भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के, मोलरता के, मोललता के। क्या होता है, क्वथनांक का जो उन्नयन है, क्वथनांक का जो उन्नयन है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, मोललता के। आप खुद सोचो, जितना आप ज्यादा घोलोगे इतनी मोललता बढ़ेगी, मोललता बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा घोलोगे इतना क्वथनांक का अंतर भी बढ़ेगा, ठीक है, ये होगा। अब आप पता है कि अनुक्रमानुपाती, अरे ये तो याद रख ही सकते हो ना, जैसे 12th लेवल के, जैसे 12th में भी हाईएस्ट पढ़ना है तो उसे तो पॉइंट टू पॉइंट समझना पड़ेगा, कुछ काम चलाने वाले भी होते हैं, तो आप ये तो याद रख सकते हो ना कि क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी सॉल्यूशन की विलयन की मोललता ज्यादा होगी, डेल्टा टीबी का मान ज्यादा होगा, कम होगी तो डेल्टा टीबी का मान कम होगा। अब आप सोचो कि मोललता, अब मोललता क्यों बढ़ी, अरे मोललता क्यों बढ़ी, मोललता क्यों बढ़ी, इसे ही बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, N/W होता है ना। आपको पता है जो हमारा विलय है उसके मोलों की संख्या बड़ी होगी, मोलों की संख्या बड़ी होगी तो M बड़ा होगा। N की जगह क्या लिख सकते हो आप, W/M। जब W/M लिखोगे आप, W/M, तो M नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, MW। ये क्या है, ये अणुभार वाला है, मॉलिक्यूलर वेट वाला है। अब यहाँ पे देखो, इसका मीन्स अगर दूसरी फॉर्म देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, विलय का क्या बढ़ा, विलय का क्या बढ़ा, भार बढ़ा, उसकी मात्रा बढ़ी तो मोललता बढ़ी। तो यही तो बात चल रही है यहाँ पे, क्या बात चल रही है, यही बात चल रही है कि जितना आप उस सॉल्यूशन में विलय को ज्यादा डालोगे, जितना उस विलयन में विलय को ज्यादा डालोगे इतना ही उसका क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा होता है। बस यहाँ तक क्लियर है। तो ये होते हैं कोरिलेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताए अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है हमारा कौन सा, के बी। कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसे फॉर्मूला चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे एम की क्या करेंगे, एम का फॉर्मूला लिखकर इसको और कन्वर्ट कर लेंगे। एम क्या होता है, डब्लू, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और अगर क्या होगा, डब्लू किस में होगा, डब्लू की क्वांटिटी किस में दी होगी, विलायक का भार किस में दिया होगा, ग्राम में। तो ग्राम के लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, बस आपको 1000 से मल्टीप्लाई और कर दिए, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई और कर दिए, तो बस आपको पुट करना है यहाँ पे मोललता का फॉर्मूला। शायद कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे चलें, यहाँ पे देखो अब क्या है, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन बिल्कुल सेम है। हिमांक क्या हो गया, हिमांक क्या हो गया, जैसे क्वथनांक क्या हुआ था, आवाजशील घोलने पर क्वथनांक बड़ा था, हिमांक क्या हो जाएगा उसका उल्टा, ये घट जाएगा। अवनमन का मीन्स होता है, देखो डिप्रेशन का मीन्स क्या होता है, डिप्रेशन घटना। डिप्रेशन में इंसान कब जाता है, जब उसकी चीजें कम हो जाती हैं, जो चीजें हैं उसके पास वो कम होगी तो काय में जाएगा, वो डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन का मीन्स ही कम होना होता है। अवनमन, अवनमन का मीन्स होता है घटना। क्वथनांक बढ़ता है तो, क्वथनांक बढ़ता है तो हिमांक घटता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा। बस क्या होगा, वो था बॉइलिंग पॉइंट तो बी आ गया था, ये है फ्रीजिंग पॉइंट तो एफ आ जाएगा, बाकी कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, ये भी साफ साफ ऐसे लिख रखा है, देखो बस वहां पे क्वथनांक बढ़ गया था, यहाँ पे घट गया। तो क्या लिखा है उसने, किसी विलायक में कोई आवाजशील विलय खोलने पर उसका हिमांक कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। बढ़ गया था वहां पे, यहाँ पे घट जाता है। जिसने वो समझ आ गया, ये भी समझ आ जाएगा। देखो कैसे, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपने प्योर लिया, क्या लिया, प्योर लिया, प्योर का हिमांक हमने मान लिया कि इसका क्या है, प्योर का
टी नॉट है। फिर जब आपने सॉल्यूशन बनाया, रीजन तो मैंने बता दिए कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कैसे क्यों घट रहा है। जब आपने सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इसका हिमांक कितना है, टी एस है। आपको पता है ये घटेगा, तो क्या है यहाँ पे टी नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन टी एस है। अब आप निकालोगे कितना घट गया, तो कैसे निकालते हो, डिफरेंट घटा के निकालते हो। आपको पता है जो जिसका लार्ज नंबर होता है उसे पहले लिखते हैं, और तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस के टी एस। और आपको क्या आप इसको क्या लिख सकते हो, टी लिख सकते हो ना, वहां पे बी आया था क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे वो भी मोलालिटी के क्या था, मोलालिटी के अनुक्रमानुपाती था, ये भी सेम है। मैंने बोला बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। ये भी किसके है, एम के। यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, इक्वल में चेंज करोगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वहां पे लगाया था के वी, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लगाओगे के एफ, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। फॉर्मूला फॉरवर्ड करना तो आता है ना, जैसे यहाँ पे एम है तो एम का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने क्या होता है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या ये। और ग्राम के लिए क्या करोगे, बस 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। दोनों पॉइंट क्लियर है। आगे देखो, पराशरण दाब। पराशरण दाब देखो, ये ज्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं। पराशरण दाब का मीन्स होता है कि एक दाब लगाता है? पराशरण दाब, पराशरण का मीन्स होता है, जनरल भाषा में कहता हूँ, पराई शरण में जाना, दूसरे की शरण में जाना। ठीक है, जब दूसरे की शरण में जाते हैं तो एक दाब लगाते हैं, जिसे पराशरण दाब कहते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे एक होती है हमारी सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है उसका काम होता है, अर्ध का मीन्स आधा, पारगम्य का मीन्स पार होने देगी। झिल्ली तो आपको पता है मतलब बहुत पतली सी लेयर। तो ऐसी लेयर, यहाँ पे ऐसी लेयर है जो आधों को पार होने देगी, आधों को पार नहीं होने देगी। अब आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर कितने, दो ही तो हैं, विलेय और विलायक। तो इसका मतलब आधों को पार होने देगी मतलब एक को पार होने देगी, एक को पार नहीं होने देगी। कोई दिक्कत? अब देखो समझ लो पराशरण दाब होता है क्या, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। अब जैसे आपने क्या लिया, ये इंस्ट्रूमेंट ले लिया, इंस्ट्रूमेंट के बीच लगा दिया आपने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसएम लगा दिया। अब लगा दिया, अब देखो क्या होगा, यहां पे तो आपका प्योर है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। और यहाँ पे ले लिया आपने सॉल्यूशन, यहाँ पे ले लिया सॉल्यूशन। अब आपको पता है जिसपे इसमें से कौन निकल सकता है, ओनली सॉल्यूशन निकल सकता है। मैंने बोला था अर्ध पारगम्य का मतलब है आधों को, दो ही तो होते हैं, दो में से आधों को जाने देगी, मतलब एक को जाने देगी एक को नहीं जाने देगी। तो ये केवल सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्यूट को जाने नहीं देती है। इससे विलायक निकल सकता है, विलय निकल नहीं सकता। ये ऐसी चुंगी है, चुंगी नहीं होती, रोक देते हैं उससे, ये रोक देती है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको पता है विलायक जा सकता है इससे होके। अब विलायक किसके पास ज्यादा होगा, इसके या इसके, सॉल्यूशन के नहीं, प्योर है, प्योर तो ज्यादा होगा, तो इसके पास क्या ज्यादा है। खुद सोचो, एक साइड में आप चीनी का घोल रख दो पानी के साथ, और एक जगह एक साइड में क्या रख दो, पानी रख दो, तो पानी भागेगा उसमें को, भागेगा ना। अब देखो जिसके पास जो चीज ज्यादा होती है, जिसके पास क्या होता है, जो ज्यादा होती है वही तो देता है ना। तो सॉल्वेंट इसके पास ज्यादा है, जब ज्यादा है तो क्या करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो इस पे क्या करेगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा। क्या करेगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा, और इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, पराशरण दाब। कितनी सिंपल सी बात है कि भाई क्या करेगा, जब कोई भी विलायक शुद्ध विलायक से क्या जाता है, विलयन की साइड में जाता है, किससे होकर,
अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जाता है तो वो पारगम्य झिल्ली पर एक प्रेशर जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? पराशण दाब। देखो जा रहे हैं ना पराई चरण में, आप देखो इसे पढ़ लो क्या लिखा है उसने। पराशण मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। उसने बोला है जब शुद्ध विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाता है ना, तो क्या होता है? वह अर्ध पारगम्य झिल्ली पर एक दाब लगाता है, इसे पराशण दाब कहते हैं। तो कितना सिंपल है, जा रहे हैं यहाँ पे। इसमें दाब को सोचो, जब निकलेगा, झिल्ली तो बहुत पतली होती है ना, तो उससे जब छन के निकलेगा, जैसे मान लो कोई छन्नी है जिसके क्या है बहुत ज्यादा छोटे हैं, उससे कोई चीज निकलेगी तो क्या होगा? प्रेशर ही तो जनरेट होगा उस पे। सेम कंडीशन वही है यहाँ पे। देखो क्या बोला उसने बोला है व्हेन प्योर सॉल्वेंट passes through a semi-permeable membrane toward the solution, it exerts a pressure on the semi-permeable membrane which is called osmotic pressure. एक्सर्ट करती है ना, एक्सर्ट कर रही है। समझ आ गया? आगे चले। अब आता है इंपोर्टेंट चीज। अब क्या आती है इंपोर्टेंट चीज? समझो, बस 2 नियम बचे हैं और चैप्टर हमारा क्लोज। 2 नियम बचे हैं, चैप्टर क्लोज। इसे ध्यान से समझना है, इसे ध्यान से। आधा तुम इसका सीख चुके हो, आधा इसका सीख चुके हो। क्या होगा? उसने बोला है बास दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो मैंने बास दाब का अवनमन भी आपको बता दिया और आपेक्षिक अवनमन भी बता दिया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। अब देखो मोल प्रभाज आपसे निकालना आता है। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लेंगे ये इंस्ट्रूमेंट लिया हमने, यहाँ पे एक विलय घोल दिया। क्या बोला? विलय सॉलिड घोल दिया। किसके अंदर? किसके अंदर घोल दिया? सॉल्वेंट के अंदर घोल दिया। कोई भी सॉल्वेंट है हमारा, कुछ भी हो सकता है, वो विलायक के अंदर घोल दिया। विलायक में डाला, सॉल्वेंट में डाला, क्या हुआ? सॉल्यूट क्या होता है? इसमें डिसॉल्व हो जाता है। यहां तक क्लियर? तो ये काय में कन्वर्ट होगा? यहाँ पे बनेगा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। बना होमोजीनियस मिक्सचर, इसी को क्या बोला हमने? सॉल्यूशन। तो इसका मीन्स क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन बनके रेडी हो गया। सॉल्यूशन बनके रेडी हो गया। आपने सॉल्यूशन की टोटल प्रॉपर्टी पढ़ी है। आपको पता है इसमें क्या होगा? इसमें एन भी होगा, इसमें एम भी होगा, स्मॉल एम भी होगा। इसका मीन्स इसमें मोलों की संख्या भी होगी, इसमें मोलरता भी होगी, इसमें मोललता भी होगी। ये तो सब होंगे ना, आप पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन में होते हैं ये सब चीज, जब सांद्रता बताई थी हमने। तो यहाँ पे क्या होगा? विलय के मोल। देखो विलय के मोलों को किससे दिखा देंगे हम? अगर आप ए और बी करके लेना चाहते हैं तो ये सबसे पहले मैंने समझा दिया, सबको ए से ले लेंगे और इसको बी से, लेकिन हम विलय और विलायक से लेंगे तो टेंशन कम होगी। ये हो गया। तो विलय के मोल कितने होंगे? एन, और विलायक के मोल कितने होंगे? कैपिटल एन होंगे ना। किसी को दिक्कत नहीं है? हम किसका मोल अंश निकाल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं? विलय का। किसका निकाल रहे हो आप? विलय का। जब आप विलय का मोल फ्रैक्शन निकालोगे, किसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे? विलय का। तो आपने पता है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आते हैं उसके, और टोटल मोल्स को हम क्या लिख देते हैं? इसके रेशियो में, बटे में लिख देते हैं। तो ये किसका है? ये क्या है? ये है हमारा विलय का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है। आपने रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट आप अभी निकाला था, क्या आया था रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट आपका? P नॉट माइनस के P S अपॉन P नॉट, यही आया था। इसी पे बोला है हेनरी ने, इसने राउल्ट ने कुछ बोला है। देखो इस पे क्या बोला है रॉल्ट ने बोला भाई यहाँ पे जो रिलेटिव लोवरिंग पॉइंट होता है पेपर प्रेशर का, वो क्या होता है? किसके इक्वल होता है? विलय के मोल अंश के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, ये भी आपको पता है और ये भी आपको पता है, दोनों क्लियर है। तो वो बोलता है ये इसके बराबर होता है, इसमें कौन सी बात है? क्या बोला उसने? ये इसके बराबर होता है। दोनों पढ़े हैं ना आपने? ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, बस यहाँ पे ये उसने बोल दिया भाई ये इसके इक्वल होता है, बराबर होता है। क्या बोला देखो उसने? लेकिन ये कौन सी कंडीशन है? कौन सी कंडीशन है? आप यहाँ पे भाई नॉन वोलेटाइल डिसॉल्व कर रहे हो, आपको पता है ना। लोवरिंग पॉइंट कब आता है? जब
नॉन वोलेटाइल आप इसमें डिसॉल्व करते हो, घोलते हो। तो यहाँ पे ये कंडीशन कब बनती है, जब आप नॉन वोलेटाइल को किसमें, वोलेटाइल में डिसॉल्व करके बनाते हो। दिक्कत कोई नहीं ना, बस उसने बोल दिया डायरेक्टली कि ये जो होता है इसका जो अवनमन होता है वो किसके इक्वल होता है, बराबर होता है किसके, विलय के मोल अंश के इक्वल होता है, विलय के मोल अंश के। बताओ मुझे, अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं अब पी नॉट माइनस पी एस को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन और एन प्लस एन। यही था हमारा राउल्ट का नियम, ये था क्या, राउल्ट का नियम। समझ आ गया, कोई दिक्कत। इसकी एक कंडीशन एक और होती है, बस 1 मिनट लगेगा उसे समझाने में। एक कंडीशन और होती है, अगर यहाँ पे क्या होगा, वोलेटाइल में वोलेटाइल को इंजर्ड मतलब डिसॉल्व कर दो, ये तो नॉन वोलेटाइल के लिए था। अगर वोलेटाइल को वोलेटाइल में डिसॉल्व करोगे तो कंडीशन एक और बनेगी, कंडीशन एक और बनेगी। उसमें राउल्ट ने बोला था, देखो क्या, पहले आप ये सिंपल वाला समझ लो फिर उसके बाद बताते। अब आते हैं हेरनी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन। इसका मीन्स ये रूल कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते ना, कहाँ कहाँ कर सकते हो, ये तनु विलयनों पे लागू होता है। क्या, दिस अप्लाई टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, आपने पढ़ा था ना, तनु विलयन सांद्र विलयन, तो किस पे लगाया जा सकता है, ओनली तनु विलयनों पे लगाया जा सकता है। दूसरा, यह उन विलयनों पर लागू होता है जिसका ताप उच्च होता है, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा लो है, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। अब आगे देखो, तीसरा, यह आदर्श विलयनों पर लागू होता है, आदर्श विलयनों पर लागू होता है, मतलब दिस अप्लाई टू सॉल्यूशन विच हैव हाई टेम्परेचर। और एक और था प्रेशर वाला, तो क्या है, कोई नहीं, तो ये समझ आ गया। आगे देखो, हेरनी, राउल्ट का नियम हो गया ना, राउल्ट का नियम हो गया। हाँ, हेरनी का नियम पहले मैं ये तो करा दूं, लिमिटेशन हम बात को देखेंगे, मुझे याद ही नहीं रहा, ये तो करा ही नहीं हमने। देखो यहाँ पे पहले क्या करना है हमें, पहले हमको करना है इसका रूल्स, उसका तो समझ आ गया, राउल्ट का समझ आ गया। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी सिंपल ही है। सिंपल सी बात ये है कि इसने बोला है, हेरनी ने, कि आपको, आपने क्या क्या डिसॉल्व किया है, आपने देखो ठोस को द्रव में डिसॉल्व किया, जैसे चीनी में पानी घोली थी, कर दिया, कर दिया ना। नॉन वोलेटाइल को भी घोला था यहाँ पे, अभी ये हो गया। अब क्या है, लिक्विड को लिक्विड में भी घोल सकते हो। हमने पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में, हम 3 तरह की कंडीशन यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, एक हम द्रव को द्रव में डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, और एक गैस को द्रव में घोलेंगे। ये राउल्ट का नियम, ये जो हमारा हेरनी का नियम है, ये इसी को बताता है, किसको, हाँ, ये बताता है हमारा किसको, कि गैस को घोलते हैं हम, किसमें गैस को डिसॉल्व करना है, लिक्विड में। तो क्या होता है, दोनों नियम एक से है ना, तो बार उसका नाम आ जाता है बार बार। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको सिंपल में समझ लो बस, यहाँ पे आपको गैस को डिसॉल्व करना है। क्या करना है, गैस को डिसॉल्व करना है, किसमें, लिक्विड में डिसॉल्व करना है, लिक्विड में डिसॉल्व करना है। 1 मिनट में ये बात समझ आ जाएगी। आपको मैंने सिंपल बात बताई थी कि सेम इंसान घुल मिल के अच्छे से रहते हैं। क्या गैस द्रव में घुल सकती है, नहीं, उसका नेचर अलग, उसका नेचर अलग। तो ये कब घुल सकती है, जब ये द्रव बन जाए। देखो, चोर और पुलिस, 2 इंसान है, एक चोर और एक पुलिस वाला है कोई भी, तो वो दोनों एक साथ रहेंगे, ऑड लगेगा। चोर को ऐसा लगेगा अगर ये नहीं होता 2 मिनट में वैसा साफ करके निकल जाता है, तो वो नहीं रह सकते। लेकिन अगर उसे पुलिस बना दिया तो फिर उसे वही फीलिंग आएगी जो उससे आ रही थी। समझ आ रही है ना। तो अगर इन्हें घोलना है तो पहले एक जैसा कर दो। तो हम क्या कर दें, गैस को क्या कर दें, गैस को द्रव बना दें, गैस को क्या बना दें, लिक्विड बना दें। अब आपको बताए
कि द्रव में गैस में क्या डिफरेंट होता है? 5 मिनट और लगेंगे। गैस में द्रव में क्या डिफरेंट होता है बताओ मुझे। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और द्रव के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। ध्यान से सुन लो इसे। देखो यहाँ पे गैस में और द्रव में, देखो आपको पता है कि हमें इसमें इसको इसमें बदलना है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए इसमें चेंज क्या करना है। आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं ना। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको गैस को द्रव में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? द्रव में, तो इसके मॉलिक्यूल्स को पास पास करना पड़ेगा। जैसे ही मॉलिक्यूल पास पास करोगे ये लिक्विड बन जाएगी, द्रव बन जाएगी और ये इसमें घुल जाएगी। अब पास पास करने के लिए क्या करोगे? आप प्रेशर लगाओगे। जब प्रेशर बढ़ेगा, जैसे मान लो गैस इतने यहां तक फैली हुई है, मैं इसका प्रेशर बढ़ा के इस तरह से कर दूं तो अब इतने में आ गई, इतने आ गई तो पास पास आ गए ना। तो पास पास आएंगे तो काय में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? द्रव में। और जितना द्रव बनता जाएगा इतना द्रव में घुलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी विलेयता किस पे डिपेंड कर रही है? प्रेशर पे। जितना प्रेशर ज्यादा होगा इतना द्रव ज्यादा बनेगा, इतनी वो उसमें डिसॉल्व ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात उसने यही बताई थी कि किसी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रेशर के। प्रेशर जितना आप बढ़ाओगे इतना द्रव बनता जाएगा, इतना उसमें घुलता जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो इसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी। देखो इसने यही बोला है, पहले पढ़ लो आप, फिर लिख देता हूं मैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। तो क्या? हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज क्या है? प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रेशर के। इसका मीन्स क्या होगा, समझ तो आ गया? यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रेशर के। जैसे आप इसको हटाते हो प्रोपोर्शनल के साइन को तो क्या करते हैं हम? कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट लगाएंगे और इस कांस्टेंट को कहते हैं हम क्या? H। H का मीन्स हेर्नी कांस्टेंट। ये क्या हमारा? हेर्नी कांस्टेंट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? यही बोला उसने। अब बढ़ो इसकी लिमिट को। लिमिट तो मैंने पढ़ा दी, रूल्स भी समझ आ गया। ये दोनों रूल्स अच्छे, दोनों रूल्स क्या है? ये अच्छे। सॉल्युबिलिटी का हम एक तरह से और भी बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, हाँ हम एक तरह से और बोल सकते हैं इसको। चलो पहले मैं एक और करा दूं। हम एक तरह से और बोल सकते हैं इसको। दो चीजें मुझे और समझानी है। आप देखो क्या है, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। आदर्श विलयन क्या होते हैं? जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं वो आदर्श होते हैं, जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते वो अनादर्श विलयन होते हैं। शायद आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? आप देखो क्या होगा, यहाँ पे हो गया। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मैं एक चीज और बताने वाला हूं। हमारा क्या था? हमारा था, बस 2 मिनट और लगेंगे। राउल्ट का नियम था। क्या था? राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम की एक फॉर्म और होती है, एक कंडीशन, एक टर्मो कंडीशन और होती है। क्या टर्मो कंडीशन होती है? देखो हमने अभी क्या किया था, नॉन वोलेटाइल को डिसॉल्व किया था किसमें? वोलेटाइल में। एक कंडीशन ये होती है कि हम क्या करते हैं, वोलेटाइल को वोलेटाइल में डिसॉल्व करते हैं, उस टाइम पे कंडीशन और निकल के आती है। तो क्या होगा, इसको करना है तुम्हें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें ए को लिया और बी को लिया, ए बी दो को लिया ना, दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। दोनों क्या है यहाँ पे? वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है। अब माना मैंने, क्या होगा, अब आपको पता है यहाँ पे पहले फर्स्ट कंडीशन समझो। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में ए क्या था? प्योर था। ए यहाँ पे क्या है? प्योर है। और बी भी यहाँ पे क्या है? प्योर है।
अब आपको पता है ए का प्रेशर क्या होगा, ए पी ए नॉट, और बी का प्रेशर क्या होगा, ये बी है, बी का प्रेशर क्या होगा, पी बी नॉट। यहां तक क्लियर है। जैसे ही आपको आप इन दोनों को क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। बन गया सॉल्यूशन। अब इनका प्रेशर है तो सॉल्यूशन का भी प्रेशर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जैसे इसे गर्म करोगे तो बाष्प बनेगी, क्योंकि दोनों क्या है, वोलेटाइल है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे इसका टोटल प्रेशर हम निकालते, डिफाइन कैसे करते हैं। अब देखो क्या होगा, आपको पता है मैंने ए से दिखा दिया, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ ए से इसका रिप्रेजेंट कर देंगे, इसका बी से कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एन ए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एन बी, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर हम क्या डिफाइन करें, इसका मोल फ्रैक्शन, मोलेंस डिफाइन करें तो इसका क्या होगा, ए, कैसे निकालोगे आप, नहीं मोल फ्रैक्शन, सॉरी इसका नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन हम फाइनली निकालेंगे जब इसको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि अकेला है ना, अकेले का मोल फ्रैक्शन नहीं होता है। अब आपने मिक्सचर बना दिया, क्या बना दिया आपने, मिक्सचर बना दिया। जब आपने मिक्सचर बना दिया तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, हम उसका प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे इसकी सरफेस लेयर पर ओनली किसके मॉलिक्यूल्स है, वी के, ओनली वी के है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे इसकी सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल्स है, ओनली ए के, ओनली ए के मॉलिक्यूल्स है। जब आपने दोनों को डिसॉल्व किया तो इसकी सरफेस पे ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं और बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशन का जो हमारा प्रेशर आएगा तो क्या होगा, ए और बी दोनों कंपोनेंट की वजह से जनरेट होगा, अकेले की वजह से थोड़ी होगा, दोनों की वजह से होगा। अब निकालेंगे कैसे, निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसका और इसका पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, हिंदी में बोलते हैं आंशिक दाब। तो पार्शियल प्रेशर डिफाइन करेंगे, नहीं समझ आया, पार्शियल प्रेशर होता है, आंशिक दाब का मीन्स होता है, देखो यहाँ पे दोनों मिलकर दाब लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, तो कुछ दाब ए ने लगाया होगा, कुछ दाब बी ने लगाया होगा ना, तो हम बोल देंगे कि ये ए का दाब है और ये बी का दाब है। उसी को बोलते हैं, अगर बिल्कुल सिंपल में बोले तो ऐसे बोलते हैं ना अपने, कुछ इसने किया और कुछ इसने किया, तो आंशिक दाब का मतलब ये होता है कुछ दाब इसका और कुछ दाब इसका है, कोई दिक्कत। तो इसका पार्शियल प्रेशर आप निकालोगे, ए का निकालोगे आप पार्शियल प्रेशर, तो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पी ए। इसका पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो क्या होगा, पी बी से रिप्रेजेंट करोगे। अब मुझे बताओ कि पी ए और पी ए नॉट में कौन बड़ा होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी पी नॉट की। क्यों, क्योंकि आपको पता है इस कंडीशन में टोटल के टोटल क्या मॉलिक्यूल्स ए के हैं, और जब मॉलिक्यूल्स ए के ज्यादा है तो प्रेशर भी, और यहाँ पे सरफेस पे टोटल के टोटल मॉलिक्यूल ए के नहीं है, मान लो आधे हैं, तो आधे हैं तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पहले तो हमें ये पता चला पार्शियल प्रेशर जो होता है लेस देन होता है प्योर प्रेशर से। क्यों होता है, रीजन तो समझ आ गया, क्योंकि आपको पता है ये किसका फिनोमिना, सरफेस, सरफेस अगर सरफेस पे ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा, कम होंगे तो कम होगा, दोनों समझ आ गया। अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, कंपेयर करें तो क्या होगा, तो क्या होगा, हाँ देखो कंपेयर करें तो पी नॉट ए ग्रेटर देन पी और पी बी नॉट ग्रेटर देन पी बी। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को। अब बात आती है हम पार्शियल प्रेशर डिफाइन करते कैसे, बड़ा सिंपल सा मेथड है। दोनों के पार्शियल प्रेशर डिफाइन कर लिया हमने, इसका पी ए पी बी। अब देखो डिफाइन कैसे करते हैं, आपको पता है हमें क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, ए का मोल अंश निकालेंगे, किसका, ए का। तो क्या होगा, एन के मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, नीचे होंगे ना। और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे किसका, किसका निकालेंगे, बी का, किसका निकालें, बी का। तो जब बी का निकालोगे आप तो बी के नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स
कोई दिक्कत? ये हो गया। अब देखो पार्शियल प्रेशर डिफाइन करने का सिंपल सा फंडा है। क्या करो, आप ए का पार्शियल प्रेशर निकालोगे, किसका? ए का पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो ए का पार्शियल प्रेशर में क्या करोगे, इसके मोल फ्रैक्शन से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई। प्योर प्रेशर में किससे मल्टीप्लाई करी, इसके मोल फ्रैक्शन से। और यहाँ पे पीवी में भी क्या करोगे आप, इसके मोल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दोगे इसके प्योर प्रेशर से। तो ये होता है हमारा पार्शियल प्रेशर डिफाइन करने का फॉर्मूला। अब हम इस नियम से बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो सॉल्यूशन का प्रेशर होता है इनके पार्शियल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के एड ऑन के बराबर होता है। बात समझ आ गई? इसका प्रेशर क्या होगा, आपको पता है सॉल्यूशन का प्रेशर मान लिया हमने बी है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, ए और बी के पार्शियल प्रेशर के एड ऑन के बराबर होगा। इसका मीन्स सॉल्यूशन का प्रेशर इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर वी। तो ये मुझे और बताना था क्योंकि अच्छा है, तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो अब आप वैल्यू तो रख दोगे ना, ए की वैल्यू रख दें, क्या होगा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स वी इंटू पी नॉट वी इक्वल। आगे चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो इसको। कैसे बढ़ा सकते हो, आप एक्स ओ एक्स बी की वैल्यू पुट कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? समझ तो आ गया। हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट और है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहाँ पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं।